गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। देखेंगे प्राचीन इतिहास की जो जानकारी हम लोगों को पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है और इन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखो, जो पुरातात्विक स्रोत हैं मुख्यतः हम लोगों को अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं, जैसे कि धातु हो गए और पत्थरों के कुछ उपकरण हो गए, और साथ में ये साहित्यिक स्रोत के रूप में भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मूर्तियाँ हो गई, सिक्के हो गए और शिलालेख हो गए, जिससे हम लोगों के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त हो सके। उसे साहित्यिक स्रोत के रूप से हम लोगों को इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त होती है। इन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से किसी भी प्रकार के स्रोतों की समय सीमा को निकाला जा सकता है, यानी वो जो स्रोत है वो कितना पुराना है, किस काल से संबंधित है। इन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहास की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। अब देखते हैं इसे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की जो अवस्था है मुख्यतः वो 30 से 40 लाख ईसा पूर्व की है। 30 से 40 लाख ईसा पूर्व की अवस्था है प्राग ऐतिहासिक काल की, और मुख्यतः मनुष्य के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था उसे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता है वो पाषाण कालीन सभ्यता से जुड़ी है, क्योंकि हम लोगों को जो स्रोत प्राप्त हुए हैं प्राग ऐतिहासिक काल के मुख्यतः पत्थरों के रूप में हुए हैं। इस कारण प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कहते हैं। अब देखना यहाँ पर कि मनुष्य ने अपने विकास के सबसे लंबी समय अवस्था को प्राग ऐतिहासिक काल में बिताया है। प्राग ऐतिहासिक काल में भी इतिहासकारों ने यह बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने अपने सबसे लंबा समय पूरा पाषाण काल में बिताया है। अब देखो, इस काल में मुख्यतः मनुष्य के द्वारा पत्थरों का उपयोग किया जाता था, तो विभिन्न प्रकार के पत्थरों के उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया, जिसे पूर्वी पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास का लिपि के रूप में साक्ष्य तो मिला है पर वो अपठ्य है, अर्थात उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हो, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, साथ में इसके लिखित प्रमाण भी मिले हैं, यानी साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन जिस भाषा का उपयोग किया गया है इस भाषा को अब तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी उस साहित्यिक स्रोत का कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे ऐतिहासिक स्रोत को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। यानी आसान भाषा में समझे तो ऐसे अवशेष जिसके साहित्यिक स्रोत मिले हैं लेकिन जिस भाषा का उपयोग किया गया उसका निष्कर्ष अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, वैसे ऐतिहासिक स्रोतों को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है जिस काल से इतिहास का लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ है और उसे समझा और पढ़ा जाने लगा उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखेंगे ब्रिटिश भूगर्भीय वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट की निगरानी में 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण काल की सभ्यता का विश्लेषण प्रारंभ हुआ। पाषाण कालीन सभ्यता का विश्लेषण प्रारंभ हुआ और विभिन्न प्रकार के प्राप्त स्रोतों के आधार पर इस संस्कृति को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया, यानी पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कहते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। पूरा पाषाण काल को देखें तो पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, यानी जंगल में जानवरों की तरह मनुष्य समय बिताया करता था। ठीक है, उनका भोजन मुख्यतः मांस और कंदमूल हुआ करता था। मानव आखेटक था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, यानी भोजन इकट्ठा भी करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित था। पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 चरणों में पुनः विभाजित किया गया। उपकरण यानी उस वक्त तो पत्थरों के इस्तेमाल किए जाते थे और विभिन्न प्रकार के पत्थरों का औजार के रूप में और हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। तो इन्हीं विभिन्न प्रकार के पत्थरों के उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिसे पूर्वी पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। देखेंगे पूर्व पूरा पाषाण काल, इसमें मानव समूह बनाकर शिकार करता था और
शिकार में मुख्यतः वो हथियार का उपयोग किया करता था, प्राकृतिक रूप से जो पत्थर मिलते थे उसका उपयोग वो हथियार के तौर पर किया करता था। ठीक है। फिर आया मध्यपुरा पाषाण काल। इसकी समय अवस्था जो थी 5 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व की थी। अब देखो, इस वक्त जो प्रमुख औजार थे पत्थरों के पपड़ियों से बने फलक, छेदनी और खुरचनी इत्यादि थे। अब देखो यहाँ पर समझना कि मानव के द्वारा जो पहले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया हथियार के तौर पर किया गया, इसकी जो समय सीमा निकाली गई वो मुख्यतः 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के बीच की निकली। और इस अवस्था में इतिहासकारों ने ये देखा कि अब तक तो पत्थरों का इस्तेमाल हथियार के तौर पे हो रहा है, फिर बाद में पत्थर का जो इस्तेमाल होने लगा वो हथियार के साथ साथ औजार के तौर पे भी होने लगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, पपड़ियों से बने फलक, छेदनी और खुरचनी, यानी औजार के तौर पे पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा जानवरों की हड्डियों को काटने के लिए, खुरचने के लिए, छीलने के लिए, गड्ढा करने के लिए इत्यादि के तौर पर किया जाने लगा और इसका व्यापक तौर पे इस्तेमाल होने लगा। और मुख्य अवशेष जो मिले पत्थरों के औजार के तौर पे वो मुख्यतः 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के बीच के निकले। इसलिए इस अवस्था का नाम दिया गया मध्यपुरा पाषाण काल, यानी मानव पूरी तरीके से पत्थरों के उपयोग को जान चुका था। मध्यपुरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले उसके प्रमुख स्थल हैं मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट से, महाराष्ट्र के नेवासा क्षेत्र से, राजस्थान के डीडवाना क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से, झारखंड के रजरप्पा क्षेत्र से। देखो, रजरप्पा क्षेत्र प्रसिद्ध है देवी मंदिर के लिए। और बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। साथ ही बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र से भी मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बाराकुंडा और पुरुलिया क्षेत्र से भी मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे उच्चपुरा पाषाण काल। इसकी जो अवस्था है वो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की है और इसी काल में होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही चित्रकारी और नक्काशी का ज्ञान मानव जान चुका था और चित्रकारी का जो साक्ष्य रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ। भारत में रायसेन जिले के भीमबेटका के गुफाओं से प्राप्त हुआ, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकारी का श्रेष्ठ उदाहरण है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। अब देखो, उस वक्त भाषा का उदय नहीं हुआ था, तो मुख्यतः जो चित्रकारी का उपयोग था मानव के द्वारा शब्दों के रूप में किया जाता था, यानी मानव इसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्रकारी का उपयोग किया करता था। कुछ इस प्रकार के चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र से ऐसे 500 ऐसे रॉक शेल्टर मिले हैं जहां से इस प्रकार के चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और उच्चपुरा पाषाण काल के प्रमुख औजार थे फल्क, सल्क और हड्डियों से बने औजार। जहां हम लोगों ने देखा कि पाषाण काल में पूर्वी पुरा पाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि जैसे कि हथियार के तौर पे मानव पत्थरों का इस्तेमाल करता था। फिर मध्य पुरा पाषाण काल में देखा कि हथियार के साथ साथ औजार के तौर पे भी पत्थरों का इस्तेमाल मानव के द्वारा किया जाने लगा। उसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल में देखा कि मानव हड्डियों का भी उपयोग करना सीख गया और हड्डियों का नोकीले हथियार के तौर पर मानव इसका इस्तेमाल किया करता था। प्रमुख स्थल थे झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र, केरल का चित्तूर क्षेत्र और महाराष्ट्र के बीजापुर क्षेत्र से उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य पाषाण काल। अभी हम लोग पूरा पाषाण काल को समाप्त कर चुके हैं, अब हम लोग मध्य पाषाण काल को देखेंगे। मध्य पाषाण काल की जो अवस्था है वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व की है और सर्वप्रथम तीर कमान का जो आविष्कार है इसी काल में हुआ। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस काल के हथियार भी स्फटिक पत्थरों और हड्डियों के बने होते थे और ये हथियार पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे और उपयोगी होती थी, इसलिए इसे मैक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण कहा गया। और विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए जैसे नोकीले क्रोड, त्रिकोण ब्लेड और नौचंद्रकार इत्यादि मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब देखो, मानव धीरे धीरे अपने जो हथियार थे उसे एडवांस करता गया। जहां हम लोगों ने देखा कि उच्च पुरा पाषाण काल में मानव नोकीले हथियार का उपयोग किया, वहीं मध्य पाषाण काल आते आते मानव इस हथियार का उपयोग तीर कमान के तौर पर भी करने लगा। साथ ही स्फटिक पत्थरों के यानी तेज धार वाले हथियार को मानव बनाना शुरू कर दिया और ये जो हथियार थे उपयोगी साबित हुए पूरा जो पूर्वी पुरा पाषाण काल से
ये जो मध्य पूरा पाषाण काल के जो हथियार हैं वो ज़्यादा उपयोगी साबित हुए। उसके मतलब पूरा पाषाण काल के तुलना में ये हथियार काफ़ी छोटी और उपयोगी साबित हुए, इसलिए इसे मैक्रोलिथ और लघु पाषाण कहा गया। मानव जो था मछली पकड़कर, शिकार कर, खाद्य सामग्री एकत्रित कर जीवन यापन करता था। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आग का व्यवहारिक उपयोग मानव सीख चुका था। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में मानव आग का व्यवहारिक उपयोग सीख चुका था। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मानव के द्वारा स्फटिक पत्थर और हड्डियों से बने हड्डियों से बने हथियारों का उपयोग मानव शुरू कर दिया था उपयोग करना। और ये जो थे पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे और उपयोगी थे, इसलिए इसे मैक्रोलिथ और लघु पाषाण कहा गया। अब देखना, हथियारों के जो हत्थे थे यानी जो हैंडल करते थे, वो हैंडल जो थे वो लकड़ियों और हड्डियों के बने थे। देखो, इससे हथियार पर उनकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। तो हथियारों में हड्डियों और लकड़ियों के हत्थे युक्त हंसिये और आरी जो थे मध्य पूरा पाषाण काल में प्राप्त किए गए हैं। यानी कि जो इससे जो उनकी जो पकड़ होती थी हथियारों के ऊपर, जो हैंडल के ऊपर जो लकड़ियों और हड्डियों का प्रयोग करते थे, इससे उनकी पकड़ हथियार के ऊपर ज़्यादा मजबूत होती थी। नेक्स्ट देखेंगे सहराय नाहर क्षेत्र, जो कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस काल में मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जानवरों की हड्डियों और सींगों से निर्मित उपकरण और आभूषण मिला है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिरन के सींगों से निर्मित उपकरण और आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, बिहार के चिरांद क्षेत्र से हिरन के सींगों से निर्मित उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। साथ ही महदहा और सहराय नाहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, दमदमा जो कि हरियाणा में है, इन जगहों से, इन स्थानों से भी हड्डियों के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखेंगे मध्य पाषाण काल के मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो मध्य पाषाण काल के मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र से। क्या मिले हैं? तो मिट्टी के सुराहीदार बर्तन मिले हैं। मानव एक ही स्थान पर अस्थायी निवास करते थे, इसके भी प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल में। कहाँ से मिले हैं? तो बिहार के मुंगेर क्षेत्र से मिले हैं, राजस्थान के बागोर क्षेत्र से मिले हैं, गुजरात के लंगनाथ क्षेत्र से मिले हैं मानव के अस्थायी निवास के प्रमाण। साथ ही मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल से प्राप्त हुआ है, राजस्थान के भीलवाड़ा और बागोर क्षेत्र से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा। 1867 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुआ, जब CL कार्लाइल विंध्यन क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के अवशेषों का विश्लेषण कर रहे थे। उस वक्त उन्हें प्राप्त हुए कुछ अवशेष मध्य पाषाण काल के, जो कि पूरा पाषाण काल के तुलना में ज़्यादा एडवांस थे और उनकी समय सीमा भी 10,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के मध्य की थी। तो यहीं से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने शुरू हुए भारतीय सीमा क्षेत्र में। देखेंगे गुजरात का जो लंगनाथ क्षेत्र है, मध्य पाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में इसे माना जाता है। यहाँ से लघु औजार के अलावा पशुओं के हड्डियों, कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान, जहाँ लंगनाथ क्षेत्र में 14 मानवों के कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे नवपाषाण काल को। इसकी जो समय सीमा है 7,000 यानी 7,000 ईसा पूर्व से लेके 1,500 ईसा पूर्व की। इसी काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। मानव द्वारा कृषि कार्य, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार बनाना, हथियार बनाना इत्यादि मानवों का प्रमुख कार्य था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। साथ ही मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग में विभिन्नता मिली, मिट्टी के बर्तन और भी ज़्यादा एडवांस मिलने लगे। जहां हम लोगों ने देखा था मध्य पाषाण काल में स्थिर निवास का, अस्थायी निवास का शुरुआत हो चुका था, वहीं अस्थायी निवास जो था वो स्थिर ग्रामीण जीवन के रूप में बदल गया। यानी स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास और ग्राम समुदाय का प्रारंभ नवपाषाण काल में हो गया था। मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे और घरों को मिट्टी और सरकंडों से बनाया जाता था। अब देखो, जो
अवस्था परिवर्तन होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल में मानव आया, तो ये अवस्था का जो परिवर्तन हुआ ये तुरंत नहीं होता, इसके में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो वहीं अगर देखो कुछ जगह तो नवपाषाण काल में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां मानव मिट्टी और सरकंडे के घर बनाया करते थे, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में मानव के द्वारा कच्ची ईंटों के प्रयोग से भी घर बनाए जा रहे थे। यानी कुछ जगहों पर मानव का जो विकास था काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, जहाँ कहीं कुछ क्षेत्रों में मानव के द्वारा मिट्टी और सरकंडों से घर बनाए जा रहे थे अस्थायी निवास में, वहीं कुछ क्षेत्रों में मानव के द्वारा निवास स्थान बनाने में आयताकार कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जा रहा था। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम पालतू भी कुत्ते को बनाया गया था और नवपाषाण काल में इसके स्रोत प्राप्त हुए हैं। कुत्ता क्योंकि एक वफादार जानवर होता है, इसलिए इसका प्रयोग इसके पालतू जानवर के रूप में इसका प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता था। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तवास यानी गड्ढे रूपी घरों में मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं। साथ ही हड्डियों के हथियार मिले हैं बुर्ज होम से। साथ ही यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि कब्र में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले, यानी मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफन किया जाता था। इसके प्रमाण मिले हैं कश्मीर के बुर्ज होम से। कर्नाटक के पिकली हल से निवास स्थान के प्रमाण मिले हैं, जो मुख्यतः पशु पाला करते थे, और राख के ढेर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ क्षेत्र से कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो जौ, गेहूं, खजूर, कपास इत्यादि का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। साथ ही मेहरगढ़ जाना जाता है, यहाँ पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखेंगे उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा और इलाहाबाद क्षेत्र से 6000 ईसा पूर्व के चावल के प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसी काल में कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई के छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर चित्रकारी, इसे ही कुंभकारी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके के बर्तन नवपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। देखना, बिहार के सारण जिले के चिरांद क्षेत्र से नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही बिहार के वैशाली जिले के चेचर क्षेत्र से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये सब कि इनमें से कौन सा जगह है, कौन सा स्थान नवपाषाण काल के अवस्था से जुड़ा है। तो ये सब भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग किसे कहते हैं? यह जब मानव के द्वारा तांबा और पत्थरों का मिश्रित उपयोग किया जाने लगा, यानी तांबा और पत्थरों के मिश्रित युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को नवपाषाण युग के बाद का माना जाता है और यह संभवतः 5000 ईसा पूर्व के काल का है और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि अवस्था परिवर्तन तुरंत नहीं होता, इसमें एक बहुत लंबा समय अवधि लगती है। देखो, कुछ जगहों पर मानव के द्वारा नवपाषाण काल में पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था, तो वहीं कुछ स्थानों पे मानव पत्थरों के साथ साथ धातु का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था और इसके साक्ष्य मिले हैं 5000 ईसा पूर्व के। मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया प्रथम धातु था तांबा धातु और मनुष्य के द्वारा प्रथम औजार बनाया गया था कुल्हाड़ी। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस युग संबंधी सबसे अधिक शोध पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए। सबसे अधिक रिसर्च पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में किए गए हैं और इसके अलावा भी कुछ अन्य स्थल हैं, जैसे कि चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश में है, और महाराष्ट्र क्षेत्र में दैमाबाद, इमाम गांव और जोरवे, ये सभी महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ते हैं जहां से ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे क्षेत्र में ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जोरवे क्षेत्र में इसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो राजस्थान के आहाड़ और गिलुंद क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जहां इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा, कायथा, एरन और नौदा टोली से भी ताम्रपाषाण युग की बस्तियां प्राप्त हुई हैं। क्या मिली हैं? तो मिट्टी और बांस से बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं और ज्यामितीय आरेख से उत्कीर्ण लाल और काले रंग के मृदभांड मिले हैं। ज्यामितीय आरेख से उत्कीर्ण लाल और काले रंग के मृदभांड मिले, यानी ये देखो ऐसे मिले हैं और ज्यामितीय आरेख से उत्कीर्ण मृदभांड ऐसे प्राप्त हुए। झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के 12 गंडा स्थान से
तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही ताम्रपाषाण काल में लोग वस्त्र निर्माण जानते थे, ये इंपॉर्टेंट है। और आहार क्षेत्र से कपड़ों पर छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आहार क्षेत्र को ही ताम्रवती और ताम्रनगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।